हे लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर्स एंड लर्नर्स। मेरे इस चैनल पे आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स के, अबैकस के, वैदिक मैथ्स के एंड जापानीज़ लैंग्वेज के। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। Hey learners, welcome to my channel. This is Asta Sharma and you're watching BA English Honors playlist of Semester 2 DSC 4 14th and 17th Century Poetries. We are on the last chapter, The Paradise Lost. I know मैं इसकी explanation डाल चुकी हूँ, पर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रही हूँ जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं और एक कमेंट का भी रिप्लाई दूँगी जिसमें कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, तो उसको भी मैं क्लियर करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को एक कमेंट आया था कि यू मिस डॉक्टर फॉस्टर। तो यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट में डॉक्टर फॉस्टर्स का कोई टॉपिक है ही नहीं। डॉक्टर फॉस्टर्स का एक सेपरेट चैप्टर है जो DSC 5 में है, जिसको हम DSC 5 की जब वीडियो स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी डॉक्टर फॉस्टर्स का इसमें कोई रोल नहीं है। कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि डॉक्टर फॉस्टर्स में भी सैटर्न, हेल के बारे में डिस्कस किया गया है, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा। लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, डॉक्टर फॉस्टर का इसमें कोई टॉपिक नहीं है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आगे बढ़ते हैं। द पैराडाइज लॉस्ट। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि पैराडाइज लॉस्ट इस बुक का नाम क्यों रखा गया। तो आपको पता है कि जो गॉड हैं वो एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर रहे थे जो थी अर्थ, और जिस पे हम सर्वाइव करते हैं। तो इस अर्थ पे उन्होंने एक ब्यूटीफुल सा गार्डन बनाया जिसका नाम है गार्डन ऑफ एडन। अब गार्डन ऑफ एडन इतना ब्यूटीफुल था, अर्थ में इतना ब्यूटी था कि उस ब्यूटी में सैटर्न जब अर्थ पे पहुँचे तो उस ब्यूटी में वो लॉस्ट हो गए। ये पैराडाइज मीन स्वर्ग, तो उन्होंने भगवान जी ने क्या किया है, अर्थ को भी स्वर्ग जैसे सुंदर बनाया है। तो उस पैराडाइज में सैटर्न हो गए लॉस्ट, और अब सैटर्न को गॉड से और ज़्यादा जलन होने लगी और ज़्यादा ईर्ष्या होने लगी। तो अब उन्होंने बिल्कुल ठान लिया था कि वो रिवेंज लेके ही रहेंगे। तो जब वो अर्थ पे पहुँचे तब उन्होंने एडम और ईव को देखा। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ एडम ईव कौन है। एडम जो है वो फर्स्ट ह्यूमन मैन है और ईव जो है वो फर्स्ट ह्यूमन वुमेन है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, यहाँ पर एक ट्री ऑफ नॉलेज है जिसका फ्रूट ऑफ नॉलेज जो एप्पल है वो अलाउड नहीं है, ना ही एडम को खाना ना ही ईव को खाना। भगवान जी ने बोला है कि आप दोनों ये फ्रूट को नहीं खा सकते। गार्डन में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बस इस फ्रूट को नहीं कंज्यूम कर सकते। तो इसका ओबे दोनों करते हैं। अब ये बात सैटर्न को पता है, तो सैटर्न क्या करता है, वो जाता है ईव को अकेला देखकर उसके पास जाता है एक सांप के रूप में, और उसको इन्फ्लुएंस करता है कि तुम भी इस फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लो। मैं खा चुका हूँ तो देखो मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो उसको ना अलग अलग बातों में इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुम्हें नॉलेज मिल जाएगी, तुम और बड़े हो जाओगे, तुम समझदार हो जाओगे, ठीक है। ऐसे करके उसको इन्फ्लुएंस करता है। क्या होता है, ईव उस फ्रूट को खा लेती है। तो जब ईव उस फ्रूट को खा लेती है तो अब एडम वहाँ पहुँचता है, तो वो देखता है कि मुझे ईव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उस गिल्ट में आकर कि मेरी गलती है, तो वो भी उस एप्पल को खा लेता है, उस फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लेता है। अब ये बात भगवान जी को पता चल जाती है, तो भगवान जी क्या करते हैं कि दोनों को सज़ा देते हैं। क्यों वो नहीं खाने देना चाहते थे, क्योंकि देखो अब तक वो भगवान की बात पूरी मान रहे थे। उनको अपने नेकेड होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनको अपनी मैच्योरिटी, अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटीज़ नहीं पता थी। लेकिन अब उस फ्रूट को खाने के बाद उनको सब चीज़ों की नॉलेज हो गई है, वो फुल नॉलेजफुल हो चुके हैं। तो अब उनको हर चीज़ पता है, तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल जिसे आज हस्बैंड वाइफ रहते हैं बिल्कुल वैसे ही रहने लगे। तो अब क्या हुआ, गॉड को इस चीज़ पर आया गुस्सा। अब उन्होंने बोला कि अब तुम दोनों अपनी गृहस्थी खुद चलाओगे। मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, पर ऐसा हो गया। वैसे भी ये सब डेस्टिनी होती है, कर्म होती है, भगवान की करनी होती है ये भी, तो ऐसा हुआ। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। ये तो हो गया आधी बुक कंप्लीट, मैन ऑफ डिसोबीडेंस। अब नेक्स्ट आता है सैटर्न का, जिसका पर्टिकुलर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके बारे में पूछा जाता है कि हाउ ही बिकम एंटी हीरो और ट्रैजिक हीरो। सो एंटी हीरो हम सैटर्न को कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब आपको स्टोरी पता है कि
जब अनाउंसमेंट हुई गॉड के द्वारा कि उनका बेटा जीसस क्राइस्ट अगला गॉड ऑफ हेवन बनेगा, तब सैटन को इस बात पे बहुत नाराज़गी हुई। उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा कैपेबल हूँ, क्योंकि मैं इतने टाइम से एक्सपीरियंस है मुझे, मैं बहुत गुड एंजल हूँ, मैं सुपीरियर हूँ एंजल्स में से सभी, और मैं बहुत स्किलफुल हूँ, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये हायरार्की क्यों। तो इसलिए उन्होंने ये कहा और अगेंस्ट हो गए गॉड के, उन्होंने गॉड से फाइट कर ली। और भी बहुत सारे एंजल्स का जुड़ गए, क्योंकि वो समझते थे कि सैटन सही है। तो इस जगह पे क्या हुआ, सैटन ने गॉड की तरफ वॉर कर दी। अब यहाँ पर हम प्रॉपरली सैटन को हीरो कह रहे हैं? नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, लड़ाई करी, ओके, तो वो हीरो, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना। उन्होंने गॉड को समझाया नहीं, उन्होंने गॉड को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करी कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो उन्होंने सीधे जंग छेड़ दी कि मुझे ये ओहदा चाहिए, मुझे गॉड ऑफ हेवन बनना है। तो उन्होंने सीधे फाइट, उन्होंने सीधे वॉर, सिविल वॉर कर दी। तो इसलिए अब वो विलन भी नहीं है पूरी तरह, क्योंकि वो अपनी बात पे सही भी हैं। तो इसलिए वो एक सेंटर लेके चलते हैं हम, तो एंटी हीरो हैं वो, ठीक है, ना ही प्रॉपर हीरो है ना ही प्रॉपर विलन है, वो एक एंटी हीरो है। अब वो ट्रैजिक हीरो क्यों है? क्योंकि अब देखो पूरी स्टोरी में उनको ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, है ना, पूरा उनके लाइफ में और प्रॉब्लम आई जा रही आई जा रही आई जा रही है। क्या हुआ, उनको पहले उनको उपाधि नहीं मिली, फिर उसके बाद वो गॉड से हार गए, फिर उसके बाद उनको हेल में फेंक दिया गया, और उसके बाद भी वो इतनी कोशिश करते हैं तब भी वो कुछ नहीं कर पाते और सिर्फ हेल के राजा बने रह जाते हैं। तो इसलिए वो एक ट्रैजिक हीरो है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। लास्ट जो टॉपिक आता है जिसमें बताया गया कि बुक 1 की एंडिंग में क्या हुआ, तो बुक 1 की एंडिंग में जो बेल्ज़ेबुब है, मैंने क्या बताया था कौन है वो, सेकंड कमांडर सैटन के बाद। तो सैटन को बोलते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, जो भगवान जी ने न्यू वर्ल्ड क्रिएट किया है, द अर्थ, वहाँ चलते हैं और वहाँ पर हर गुड चीज़ को ईवल में कन्वर्ट कर देते हैं और अपना एक डेरा जमा लेते हैं। तब उन्होंने वहाँ पर अपना एक डेविल्स कैपिटल बनाया जिसका नाम था पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम एक मैसिव टेम्पल क्रिएट किया जिसके हेड कौन थे, सैटन। और वहाँ पर उन्होंने कई सारे बैड एंजल्स, इवल्स, डेविल्स को बुलाया और कहा कि चलो काउंसलिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम गॉड को कैसे डिफीट कर सकते हैं। तो ये थी पूरी पैराडाइज लॉस्ट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड like this video, share it with your friends and subscribe my channel for more upcoming videos। और अब मैं DSC 6 अपलोड करूँगी सबसे पहले, क्योंकि DSC 5 के जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो उसको मैं और इजी और शॉर्टेस्ट वे में समराइज़ करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। क्लियर? तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय लर्नर्स।